नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। ये एक्सपो 17 से 22 जनवरी 2025 को 3 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक्सपो में एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। यह आयोजन दिल्ली के 3 प्रतिष्ठित स्थल भारत मंडपम, द्वारका के यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन मोबिलिटी उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जो पूरे वैल्यू चेन को एक साथ लाकर भविष्य में मोबिलिटी समाधानों का सह निर्माण करेगा। एक्सपो में 9 से अधिक एक ही समय में होने वाले कार्यक्रमों, 20 से ज्यादा सम्मेलनों और पवेलियन का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा एक्सपो में मोबिलिटी क्षेत्र में नीतियों और पहलों को प्रदर्शित करने के लिए सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि उद्योग और क्षेत्रीय स्तरों के बीच सहयोग को सक्षम बनाया जा सके। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का लक्ष्य संपूर्ण मोबिलिटी मूल्य श्रृंखला को एक छतरी के नीचे लाना है। इस वर्ष के एक्सपो में वैश्विक महत्व पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से प्रदर्शक और आगंतुक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को संबोधित किया। कहा, भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जबरदस्त भी है और भविष्य के लिए तैयार भी। पीएम ने कहा, भारत की ऑटो इंडस्ट्री पिछले साल में लगभग 12% की दर से आगे बढ़ी। कहा, कई देशों की आबादी से अधिक भारत में हर साल बिक रही है गाड़ियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ पुरस्कार समारोह। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश और मनु भाकर, हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पिछले 4 वर्ष की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसके अलावा 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज लक्षद्वीप की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की ये पहली यात्रा होगी। उपराष्ट्रपति आज एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे और विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 19 जनवरी को स्वयं सहायता समूहों SHG के सदस्यों और लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री कल दोपहर 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुजरात के वडनगर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता हुआ एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में वडनगर के 2500 साल पुराने गौरवशाली इतिहास को दर्शाया गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे इसे संजोने और संरक्षित करने के लिए यहां अनूठे प्रयास किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज संकल्प पत्र का पहला हिस्सा जारी करेगी। दोपहर करीब 2 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। अब तक 70 सीट के लिए 555 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। आज आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की है उम्मीद।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया इस महीने की 10 तारीख को शुरू हुई थी। उम्मीदवार सोमवार तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी को इंडी गठबंधन के लिए बताया बोझ। पूनावाला ने कहा, पहले कई दलों ने समय समय पर कांग्रेस के साथ छोड़ा और अब दिल्ली में समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया है। केरल की 15वीं विधानसभा का 13वां सत्र राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के पारंपरिक अभिभाषण के साथ आज शुरू हो गया। सत्र के दौरान केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल 7 फरवरी को बजट पेश करेंगे, जिस पर 10, 11 और 12 फरवरी को चर्चा होगी। विधानसभा का ये सत्र 28 मार्च तक चलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में आयोजित भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता ज्ञापन कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। ये समझौता उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की सरकार के बीच हुआ है। इस मौके पर धामी ने कहा, समझौते से उत्तराखंड में अपार संभावनाएं विकसित होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। योगी आज वाराणसी में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। इस बैठक में वाराणसी के विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। महाकुंभ के दौरान सीएम योगी के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। लोकसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज उत्तर प्रदेश की बरेली की एक अदालत में होनी है पेशी। आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान मामले में होनी है राहुल की पेशी। 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी नई दिल्ली में तैयारियां तेज। आज सुबह कर्तव्य पथ पर रक्षा कर्मियों ने परेड की रिहर्सल की। आगरा के हरिपर्वत पुष्प विहार इलाके में स्थित एक बेकरी में अचानक बॉयलर फटने से आग लगी। हादसे में 13 मजदूर बुरी तरह से झुलसे, एक ही की हालत गंभीर। आगरा के अपर पुलिस आयुक्त संजीव त्यागी ने बताया, हादसे के कारणों की हो रही है जांच। सभी घायलों का अस्पताल में हो रहा है इलाज। प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का आज 5वां दिन। त्रिवेणी संगम में देश विदेश के श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। अब तक महाकुंभ में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हर दिन लाखों श्रद्धालु आस्था की उमंग के लिए वहां पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में दिव्य, भव्य और नव्य महाकुंभ में करोड़ों भक्त लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। आज सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय बुजुर्ग लोगों को सहायक उपकरण और दवाएं निःशुल्क वितरित करेगा। महाकुंभ में सामाजिक न्याय मंत्रालय के विशेष पवेलियन में आकर हर कोई भारत की विविधता और संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर रहा है। लोग उत्साहित होकर सेल्फी पॉइंट्स पर यादगार पल संजो रहे हैं। त्रिवेणी के संगम पर भक्ति और आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में साधु, संत, कल्पवासी और श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में भारतीय वायुसेना की शान तेजस विमान का मॉडल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना। इसकी ऊंचाई 85 फीट और चौड़ाई 50 फीट है। देश के पहाड़ी इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। वहीं अनंतनाग में भी खूब हो रही है बर्फबारी। पूरे क्षेत्र में हर ओर सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही है। हालांकि अत्यधिक बर्फ पड़ने से स्थानीय निवासियों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली, लाहौल और स्पीति में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन और अधिक बढ़ने की आशंका। पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर और पश्चिम मध्य भारत में ठंड का कहर जारी। लोगों को ठंड के साथ कोहरे की दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। शीतलहर के प्रकोप से बचने के लिए बेघर लोग ले रहे हैं रैन बसेरे का सहारा। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अलग अलग स्थानों में आज कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।
कोहरे के कारण दृश्यता भी हुई प्रभावित। सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ा असर। उत्तर रेलवे की कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। एयरपोर्ट पर जीरो विजिबिलिटी के कारण उड़ानों पर भी प्रतिकूल असर। नोएडा में डीएम के आदेश के बाद एक बार फिर प्री नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं को ऑनलाइन कर दिया गया। इससे पहले इस समय में बदलाव के साथ गुरुवार को स्कूल ऑफलाइन किया गया था। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटे सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में इन्फोसिस को 6,806 करोड़ का मुनाफा। रेवेन्यू 7.6% बढ़कर 41,764 करोड़ रहा। अडानी ग्रुप की कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड वाशिंगटन डीसी मुख्यालय वाले इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में शामिल हो गई है। आईसीए एक गैर लाभकारी व्यापार संघ है जो दुनिया के आधे कॉपर के उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके 6 महाद्वीपों में 33 सदस्य हैं। डिजिटल कंटेंट के लिए इंडिक भाषाओं के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से भारत में इंटरनेट यूजर बेस 2025 तक 900 मिलियन को पार कर जाएगा, जो सालाना आधार पर 8% की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। साल 2024 के दौरान आवासीय प्रॉपर्टी की बिक्री में निरंतर वृद्धि देखी गई, जो 3,02,867 यूनिट के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। ये सालाना आधार पर 11% की वृद्धि दर्शाती है। इस साल भी ये तेजी जारी रहने की उम्मीद है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर अस्कल्स इंडेक्स ने गुरुवार को भारत को उभरती हुई तकनीकों में भविष्य में मांग वाले कौशल के लिए सबसे ज्यादा तैयार नौकरी बाजारों में से एक के रूप में स्थान दिया। भारत फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में दूसरे स्थान पर रहा। ये नतीजे भारत के स्किलिंग मिशन के 10 वर्षों की सफलता को प्रदर्शित करते हैं। भारत ने अपने वर्क फोर्स में एआई को इंटीग्रेट करने में अच्छा प्रदर्शन किया है। दूरसंचार विभाग के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र C.DOT ने हाई बैंड विद 6G वायरलेस लिंक हेतु ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट के विकास के लिए IIT बॉम्बे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 7 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के लिए एक नई और आसान पहल EPFO 3.0 की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि EPFO 3.0 के तहत नया सॉफ्टवेयर, ATM कार्ड और एक स्मार्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने कहा कि भारत 1,700 वैश्विक क्षमता केंद्रों GCC के साथ दुनिया का GCC कैपिटल बनने के लिए तैयार है, जिसमें 2 मिलियन से अधिक लोग काम करेंगे। ये संख्या 2030 तक तेजी से बढ़ने का अनुमान है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर विद्युतीकरण का काम शुरू हो चुका है। इसके तहत गुजरात में सूरत विलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशनों के बीच जमीन से 14 मीटर की ऊंचाई पर वायाडक्ट पर पहले 2 स्टील मस्ट स्थापित किए जाएंगे। इस प्रणाली में ओवरहेड तार, अर्थिंग सिस्टम, फिटिंग और संबंधित सहायक उपकरण शामिल हैं। ये सभी मिलकर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए उपयुक्त MAHSR कॉरिडोर के लिए पूर्ण 50 kV ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम का निर्माण करेंगे। मेक इन इंडिया नीति को बढ़ावा देते हुए जापानी मानक डिजाइन और विशिष्टताओं के अनुरूप ये OHE मास्ट भारत में निर्मित किए गए हैं और ये हाई स्पीड ट्रेनों के लिए ओवरहेड ट्रैक्शन को सपोर्ट करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 35.1% की वृद्धि हुई है, जो 2023 के इसी महीने में $2.65 बिलियन से बढ़कर 2 साल के उच्चतम स्तर $3.58 मिलियन पर पहुंच गया है।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम का 80% से अधिक भारतीय कंपनियों ने समर्थन किया है। अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पहले को इस स्कीम के साथ जोड़ा है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 15 जनवरी तक 1.59 लाख स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है और इस आंकड़े के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इजराइल संघर्ष विराम को लेकर इजराइल में सियासी संकट गहरा गया है। रक्षा मंत्री ईतमार बेन गवीर संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी मिलने से इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने नेतन्याहू की सरकार से इस्तीफा देने की धमकी दी है। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर डील फाइनल होने की चल रही अटकलों के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर सहमति बनाने की जानकारी दी है। सांता कैटरीना राज्य के कई शहरों में भारी बारिश के बाद बचाव दलों ने दक्षिणी ब्राजील के शहर फ्लोरिनेपोलिस में बाढ़ में परिवारों को बचाया और फ्लोरियानोपोलिस के मेयर टोपाजियो नेटो ने घोषणा की कि सड़कें बंद कर दी गई हैं और लोगों से घर पर रहने का आग्रह किया गया है। पेरू के राष्ट्रीय पुलिस के एक हेलीकॉप्टर ने गुरुवार को अमेज़न क्षेत्र में 11 अधिकारियों को ले जाते समय आपातकालीन लैंडिंग की। आंतरिक मंत्री जॉन जोस सेंटिवानिस ने प्रभावित अधिकारियों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए उन्हें तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया। तुर्की में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते की घोषणा का जश्न मनाया गया। समझौते की घोषणा के उपलक्ष्य में अंकारा में मुख्य राजमार्ग पर वाहनों का एक काफिला निकाला गया। मालिबू के विशिष्ट क्षेत्र के समुद्र तटीय और पहाड़ी इलाकों के कई घर जमींदोज हो गए। निर्माण दल ने प्रशांत महासागर के तट पर क्षेत्र की सफाई और उसे फिर से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरो के खिलाफ संसद में लाया गया पहला अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। वामपंथी विपक्ष द्वारा लाया गया प्रस्ताव सुदूर दक्षिणपंथियों का समर्थन हासिल करने में विफल रहा। फ्रांसीसी सोशलिस्ट पार्टी ने प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने का फैसला किया, जिससे उनकी सरकार को एक महत्वपूर्ण संसदीय सत्र में बने रहने का मौका मिला। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने सूडानी सशस्त्र बल के नेता अब्देल फताह अल बुरहान पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रेजरी विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, सूडान को अस्थिर करने वाले और लोकतांत्रिक परिवर्तन के लक्ष्य को कमजोर करने वाले कुछ व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये प्रतिबंध सूडानी सशस्त्र बलों की हालिया गतिविधियों के जवाब में लगाए गए हैं, जिनमें नागरिकों को निशाना बनाया, नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना और मानवीय सहायता में बाधा डालना शामिल है। अखिल भारतीय शतरंज संघ ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश और हाल ही में महिला रैपिड विश्व चैंपियन बनने वाली कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया। 18 वर्षीय डी गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डिंग लेरेन को मात दे दी थी और सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। दूसरी बार रैपिड विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली कोनेरू हम्पी ने कहा कि ये पदक सिर्फ खिलाड़ियों के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। भारतीय महिला टीम ने खो खो विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने मलेशिया को 80 अंक के विशाल अंतर से मात दी। खो खो विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला टीम का सामना शुक्रवार को बांग्लादेश से होगा। भारत की पुरुष खो खो टीम ने भूटान को 71-34 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ भारत ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गया। महिला हॉकी इंडिया लीग में खेले गए मैच में ओडिशा वॉरियर्स ने रांची राड़ बंगाल टाइगर्स को पेनल्टी शूटआउट में मात दी। ओडिशा वॉरियर्स के लिए जोसलिन ने 3 बचाव किए और अपनी टीम को जीत दिलाई। ओडिशा वॉरियर्स की इस जीत से बोनस अंक भी मिला। वहीं हॉकी इंडिया लीग में पुरुष वर्ग में कलिंगा लास्टर्स ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 5-1 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में बेलारूस की सबलेंका ने डेनमार्क की खिलाड़ी को हराकर चौथे दौर में अपनी जगह बना ली।
मुंबई पुलिस ने अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए गए को आगे की पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया। अपकमिंग साइंस फिक्शन सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म बैदा के फर्स्ट लुक को मेकर्स ने किया रिलीज। आज मनाया जा रहा है सिनेमा लवर डे। देश भर में ज्यादातर सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स में 99 रुपए में फिल्म देखी जाती है। मिथिला पालकर और अमोल पराशर की फिल्म स्वीट ड्रीम्स 24 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी रिलीज। खुशी कपूर और जुनैद खान की फिल्म लव यापा का नया गाना रहना खोल रिलीज। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। अमन देवगन और राशा थडानी की फिल्म आजाद हुई रिलीज। कंगना रानौत की फिल्म इमरजेंसी भी हुई रिलीज। सीरीज दी रोशंस नेटफ्लिक्स पर हुई स्ट्रीम। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित बॉर्डर 2 की शूटिंग वरुण धवन ने शुरू कर दी। फिल्म के निर्माताओं ने पोस्टर साझा करते हुए इसकी जानकारी दी है। वेब सीरीज पाताल लोक के सीजन 2 प्राइम वीडियो पर हुआ स्ट्रीम। वेब सीरीज में अभिनेता जयदीप अहलावत अहम भूमिका में नजर आएंगे। विकी कौशल की फिल्म छावा का ट्रेलर 22 जनवरी को होगा रिलीज। फिल्म का नया पोस्टर भी जारी कर दिया गया। वेब सीरीज डेयर डेविल बॉर्न अगेन 4 मार्च को डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी। और आर माधवन और कृति कुलहारी की फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर 24 जनवरी को होगी रिलीज। शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े की फिल्म देवा 31 जनवरी को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया स्टारर फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर थिएटर्स में रिलीज की जाने वाली है। और कुछ और खबर पे नजर डाल लेते हैं। नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। दरअसल देश भर में बीते साल 1 जुलाई से प्रभावी 3 नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में नए कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति, ई साक्ष्य, ई सम्मन, फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर बैठक कर चुके हैं। तो नए कानूनों को लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई है और इसमें हम आपको बताते चलें कि गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी की गई। और नए कानूनों को लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक, और आपको बताते चलें कि इसमें कई विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती आदि बिंदु पर इस बैठक में चर्चा की गई। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि पहले भी गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर बैठक कर चुके हैं। और ये बैठक भी इसीलिए की जा रही है कि जो नए कानून हैं उन पर बातचीत हो सके और नए तरह से किस तरह से उनको स्थापित किया जाएगा, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, इसको लेकर बातचीत जारी है। तो एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें यहीं इजाज़त दें। नमस्कार।